हेलो एवरीवन, वेलकम टू नेसो स्कूल। हमने चैप्टर 2 फेडरलिज्म के सभी टॉपिक्स को अच्छे से समझ लिया है, कंप्लीट कर लिया है। अब हम आ चुके हैं चैप्टर 2 के एक्सरसाइजेस में। आज के इस लेक्चर में हम मिलकर इन एक्सरसाइजेस को सॉल्व करेंगे। हमारे आज के लेक्चर का नाम है फेडरलिज्म एक्सरसाइजेस पार्ट 1। तो देख लेते हैं इस लेक्चर के टॉपिक्स। हमारे इस लेक्चर का एक ही टॉपिक होने वाला है जिसका नाम है फेडरलिज्म एक्सरसाइजेस। आपके चैप्टर में टोटल 12 क्वेश्चंस दिए गए हैं। आज के इस पार्ट में हम फर्स्ट 7 क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं जो कि यहाँ से लेकर यहाँ तक दिए गए हैं। यहाँ पे फर्स्ट 2 क्वेश्चंस मैप बेस्ड क्वेश्चंस हैं, उसके बाद 4 क्वेश्चंस शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं और उसके बाद एक क्वेश्चन यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स का है। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं और देख लेते हैं हमारा सबसे पहला क्वेश्चन। यहाँ पर लिखा है Locate the following states on a blank outline political map of India: मणिपुर, सिक्किम, छत्तीसगढ़ एंड गोवा। तो यहाँ पर आपको बोला गया है कि आप इंडिया के इस पॉलिटिकल मैप में इंडिया की 4 स्टेट्स को लोकेट करेंगे, मतलब 4 राज्यों को लोकेट करेंगे। ऐसा ही एक मैप आपके एग्जाम में भी दिया जाता है और आपसे कई बार बोला जाता है कि कुछ स्टेट्स को या कुछ जगहों को आइडेंटिफाई करिए, लोकेट करिए या फिर शेड करिए। तो आज हम इस मैप की प्रैक्टिस करेंगे इस क्वेश्चन की मदद से। तो शुरू करते हैं और सबसे पहले लोकेट कर लेते हैं मणिपुर को। आप सभी जानते होंगे कि मणिपुर एक नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है, मतलब हमारे देश के नॉर्थ ईस्टर्न हिस्से में लोकेटेड है। मणिपुर 7 सिस्टर्स में से भी एक है। इसके बाद हमारी दूसरी स्टेट यहाँ पर दी गई है सिक्किम। सिक्किम भी एक नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है जो यहाँ पर ऊपर लोकेटेड है। अगर मैं बात करूं सिक्किम की, तो सिक्किम कई देशों के साथ अपने बॉर्डर्स को शेयर करता है, जैसे कि भूटान या फिर नेपाल। इसके बाद हमारी थर्ड स्टेट है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ सेंट्रल इंडिया में यहाँ पर लोकेटेड है। क्या आप सभी जानते हैं कि छत्तीसगढ़ को राइस बोल ऑफ इंडिया भी बोला जाता है, क्योंकि यहाँ पर राइस का प्रोडक्शन बहुत ज्यादा हाई है। इसके बाद हमारी लास्ट स्टेट है यहाँ पर गोवा। गोवा बहुत ही आसान है, ये महाराष्ट्र के बगल में ही है, यहाँ पर वेस्टर्न इंडिया में। ये सबसे छोटा राज्य भी है हमारे देश का, मतलब स्मॉलेस्ट स्टेट है ये इंडिया की। इसी के साथ हमने चारों ही स्टेट्स को मार्क कर लिया है, लोकेट कर लिया है और हमारा सबसे पहला सवाल यहीं पर खत्म होता है। अब आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर लिखा है आइडेंटिफाई एंड शेड 3 फेडरल कंट्रीज अदर दैन इंडिया on a blank outline political map of the world। यहाँ पर भी एक मैप बेस्ड क्वेश्चन है। आपको बोला गया है कि इस वर्ल्ड मैप में आप 3 कंट्रीज को शेड करेंगे, पहचान कर कौन कौन सी कंट्रीज जो कि फेडरल पॉलिटिकल स्ट्रक्चर को फॉलो करती हैं। आप सभी को याद होगा हमने चैप्टर के शुरुआत में एक वर्ल्ड मैप देखा था, जहां पर हमने उन कंट्रीज को देखा था जो कि फेडरल पॉलिटिकल सिस्टम को फॉलो करती हैं। यहाँ पर हमें उन्हीं कंट्रीज में से कोई भी 3 कंट्रीज को लोकेट करना है, आइडेंटिफाई करके मार्क करना है, लेकिन इंडिया इसका पार्ट नहीं होना चाहिए। मतलब यहाँ पर हमें इंडिया के अलावा कोई भी 3 और कंट्रीज को शेड करना है। तो शुरू करते हैं सबसे पहली कंट्री के साथ। यहाँ पर मैं ले रही हूँ नॉर्थ अमेरिका की एक कंट्री, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। यहाँ पर भी फेडरल स्ट्रक्चर को फॉलो किया जाता है। इसके बाद हमारा दूसरा देश होगा ब्राजील, जो कि यहाँ पर साउथ अमेरिका में लोकेटेड है। यहाँ पर भी फेडरल पॉलिटिकल सिस्टम को फॉलो किया जाता है। इसके बाद थर्ड कंट्री हम ले लेते हैं अफ्रीका से, मतलब कि साउथ अफ्रीका को यहाँ पर हम मार्क कर लेते हैं। इसी के साथ हमारे ये तीनों देश यूएसए, ब्राजील एंड साउथ अफ्रीका को हमने मार्क कर लिया है, जो कि फेडरल पॉलिटिकल सिस्टम को फॉलो करती हैं। और इसी के साथ हमारा ये दूसरा सवाल भी यहीं पर खत्म होता है। अब आगे बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। यहाँ लिखा गया है पॉइंट आउट वन फीचर इन द प्रैक्टिस ऑफ फेडरलिज्म इन इंडिया दैट इज सिमिलर टू एंड वन फीचर दैट इज डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ बेल्जियम। तो यहाँ पर आपको बोला गया है कि आप बेल्जियम और इंडिया दोनों के ही फेडरल स्ट्रक्चर को समझिए और ये बताइए कि दोनों में क्या कॉमन है और क्या डिफरेंस है। मतलब कि हमें यहाँ पे एक फीचर ऐसा लिखना है जो कि इंडिया के फेडरल स्ट्रक्चर में और बेल्जियम के फेडरल स्ट्रक्चर में सेम है, और एक फीचर ऐसा लिखना है जो कि दोनों ही देशों में डिफरेंट है।
ये सवाल बहुत आसान है क्योंकि हमने इंडिया के बारे में भी डिटेल में पढ़ा है फेडरलिज्म चैप्टर में, और हमने बेल्जियम के बारे में भी अच्छे से पढ़ा है पावर शेयरिंग के चैप्टर में। तो चलिए देख लेते हैं इस क्वेश्चन का आंसर। मैंने यहाँ पर लिखा है सिमिलैरिटी, both India and Belgium share power between the central and state or regional governments. इंडिया और बेल्जियम में क्या कॉमन है? दोनों ही देशों में पावर को शेयर किया जाता है, बांटा जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में और स्टेट या फिर रीजनल गवर्नमेंट्स के बीच में। इसके बाद लिखा है दिस डिविजन ऑफ पावर्स इज क्लियरली मेंशन्ड इन देयर कॉन्स्टिट्यूशंस। सेंटर और स्टेट के बीच में पावर को दोनों ही देशों में शेयर किया जाता है और इसके बारे में, इनकी पावर्स के बारे में कहां पर लिखा गया है? दोनों ही देशों के कॉन्स्टिट्यूशंस में लिखा गया है। और यही है सबसे पहली सिमिलैरिटी, वो एक फीचर जो कि दोनों देशों के फेडरलिज्म के स्ट्रक्चर में कॉमन है। अब बात करते हैं डिफरेंस की। तो यहाँ मैंने लिखा है बेल्जियम हैज अ कम्युनिटी गवर्नमेंट दैट इज इलेक्टेड बाय पीपल बिलोंगिंग टू वन लैंग्वेज कम्युनिटी, डच, फ्रेंच और जर्मन। हमने बेल्जियम के बारे में ये पढ़ा है कि बेल्जियम में कई सारे भाषा बोलने वाले लोग रहते थे जिनके बीच में लड़ाई झगड़े थे, तो इसीलिए वहां की सरकार ने क्या बनाई? एक कम्युनिटी गवर्नमेंट को फॉर्म किया और कम्युनिटी गवर्नमेंट के साथ पावर को शेयर किया। ये कम्युनिटी गवर्नमेंट डच, फ्रेंच और जर्मन भाषा बोलने वाले लोगों के लिए थी। तो बेल्जियम में पावर को शेयर किया गया 3 लेवल्स में। वो कौन कौन से लेवल थे? सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड कम्युनिटी गवर्नमेंट। लेकिन इंडिया में कोई भी कम्युनिटी गवर्नमेंट नहीं है। इंडिया में क्या है? India has local governments like panchayats and municipalities which are responsible for local level governance. इंडिया में कम्युनिटी गवर्नमेंट नहीं है, इंडिया में लोकल गवर्नमेंट्स हैं जैसे कि पंचायत एंड म्यूनिसिपैलिटीज जिनके साथ पावर को शेयर किया गया है, जो कि लोकल लेवल गवर्नेंस को संभालती हैं, देखती हैं। तो बेल्जियम में सेंटर, स्टेट और कम्युनिटी गवर्नमेंट के बीच में पावर को शेयर किया जाता है, वहीं पर दूसरी तरफ इंडिया में सेंटर, स्टेट एंड लोकल गवर्नमेंट के बीच में पावर को शेयर किया जाता है। और यही इंपॉर्टेंट डिफरेंस है बेल्जियम और इंडिया के बीच में। इसी के साथ हमारा ये थर्ड क्वेश्चन यहीं पे खत्म होता है। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के तरफ। यहाँ लिखा है What is the main difference between a federal form of government and a unitary one? Explain with an example. ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है। यहाँ पर आपको एक मेन डिफरेंस बताना है फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के बीच में और यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के बीच में एक एक एग्जाम्पल की मदद से। आप सभी को याद होगा हमने पढ़ा था कि कैसे यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट और फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एक दूसरे से कितने ज्यादा अलग हैं। हमने एक टेबल की मदद से दोनों को डिफरेंशिएट किया था, दोनों को कंपेयर भी किया था। तो यहाँ पर हम उन्हीं में से एक डिफरेंस को लिखेंगे। देख लेते हैं इस क्वेश्चन का आंसर। यहाँ मैंने लिखा है फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, पावर इज डिवाइडेड बिटवीन अ सेंट्रल गवर्नमेंट एंड वेरियस स्टेट गवर्नमेंट्स। हम सब ये जानते हैं कि एक फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में पावर को बांटा जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में और वेरियस स्टेट गवर्नमेंट्स के बीच में, और यही एक इम्पॉर्टेंट फीचर भी है फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का। लेकिन ये यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में नहीं होता है। यहाँ पर लिखा है बोथ हैव देयर ओन रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड पावर्स। मतलब एक फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में सेंटर और स्टेट के बीच में पावर को शेयर किया जाता है और दोनों की ही इंडिपेंडेंट अपनी खुद की पावर्स भी होती हैं और रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी होती हैं। अब इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं, अपने देश का ही एग्जाम्पल ले लेते हैं। इन इंडिया पावर्स आर डिवाइडेड बिटवीन द यूनियन गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट्स थ्रू 3 लिस्ट्स: यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट। इंडिया में पावर्स को डिवाइड किया गया है यूनियन गवर्नमेंट के बीच में और स्टेट गवर्नमेंट्स के बीच में, और इन दोनों की ही पावर्स के बारे में कहां पर लिखा गया है? 3 लिस्ट में लिखा गया है। कौन कौन सी लिस्ट? यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट। अब देख लेते हैं यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को। यहाँ लिखा है ऑल पावर लाइज विद द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में सारी की सारी पावर किसके हाथ में होती है? सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में होती है। और यही मेन डिफरेंस है
फेडरल और यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के बीच में। यहाँ आगे लिखा है द स्टेट्स और प्रोविंसेस वर्क अंडर इट्स कंट्रोल एंड डू नॉट हैव इंडिपेंडेंट पावर्स। यहाँ पे स्टेट्स के पास, प्रोविंसेस के पास खुद की कोई भी पावर नहीं होती है, कोई भी इंडिपेंडेंट पावर नहीं होती है, बल्कि इनको कौन कंट्रोल करता है? जो भी वहाँ की सेंट्रल गवर्नमेंट होती है वो इनको कंट्रोल करती है। इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। इन श्रीलंका द सेंट्रल गवर्नमेंट होल्ड्स ऑल पावर्स ओवर द प्रोविंसेस। श्रीलंका एक यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को ही फॉलो करती है और यहाँ पर जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, जो केंद्रीय सरकार है उनकी, उन्हीं के पास सारी की सारी पावर्स होती हैं और वो कंट्रोल करते हैं वहाँ के प्रोविंसेस लेवल की गवर्नमेंट्स को। तो यहाँ पे क्या एग्जाम्पल है? श्रीलंका का एग्जाम्पल दिया गया है। इसी के साथ हमने दोनों के बीच के एक मेन डिफरेंस को समझ लिया है, लिख लिया है। तो हमारा ये क्वेश्चन नंबर 4 यहीं पर खत्म होता है। अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ पर लिखा है State any two differences between the local government before and after the constitutional amendment in 1992। तो यहाँ पर आपको दो डिफरेंसेस बताने हैं। किस बात के डिफरेंसेस बताने हैं? आपको ये बताना है कि 1992 में हमारे देश में जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ, उसके बाद हमारे लोकल गवर्नमेंट्स में क्या चेंज आया जो पहले 1992 से पहले नहीं था। मतलब आपको 1992 से पहले लोकल गवर्नमेंट की क्या सिचुएशन थी उसके बारे में लिखना है और 1992 के बाद क्या बदलाव आया उसके बारे में लिखना है। तो ये बहुत आसान है क्योंकि हमने इसके बारे में भी डिटेल में पढ़ा है। हमने पढ़ा है कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बाद क्या क्या चेंजेस आए थे इंडिया में लोकल गवर्नमेंट्स के लिए और पहले लोकल गवर्नमेंट्स का क्या हाल था, कैसे डिसेंट्रलाइजेशन को प्रॉपर्ली फॉलो नहीं किया जा रहा था। तो अब देख लेते हैं इस क्वेश्चन का आंसर। मैंने यहाँ पर लिखा है Any two differences between the local government before and after the constitutional amendment in 1992 are, सबसे पहले नंबर 1, earlier elections to local governments were not held regularly। 1992 से पहले लोकल गवर्नमेंट के चुनावों को, इलेक्शंस को रेगुलरली कंडक्ट नहीं किया जाता था। लेकिन now it is constitutionally mandatory to hold regular elections to local government bodies। लेकिन 1992 के बाद ये कॉन्स्टिट्यूशनली मैंडेटरी हो गया, संवैधानिक रूप से ये जरूरी हो गया कि आपको रेगुलर इलेक्शंस को कंडक्ट करना ही पड़ेगा लोकल गवर्नमेंट बॉडीज के लिए। तो ये था सबसे पहला डिफरेंस। अब देखते हैं हमारा सेकंड डिफरेंस। यहाँ लिखा है Local governments did not have any powers or resources of their own before। पहले लोकल गवर्नमेंट्स के पास खुद की कोई भी पावर्स नहीं थी, इनके पास कोई भी रिसोर्सेस नहीं थे। But after the amendment, the state governments are required to share some powers and revenue with local government bodies। लेकिन 1992 के अमेंडमेंट के बाद स्टेट गवर्नमेंट्स के लिए ये जरूरी हो गया कि उन्हें अपनी कुछ पावर्स को शेयर करना पड़ेगा, अपने रेवेन्यू को शेयर करना पड़ेगा, फाइनेंशियल रिसोर्सेज को शेयर करना पड़ेगा लोकल गवर्नमेंट बॉडीज के साथ। तो ये थे वो दो इम्पॉर्टेंट चेंजेस, वो दो इम्पॉर्टेंट डिफरेंसेस। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 5 भी यहीं पर खत्म होता है। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 6 के तरफ। ये एक फिल इन द ब्लैंक्स वाला क्वेश्चन है जो कि बहुत ज्यादा आसान है। तो चलिए इसे रीड कर लेते हैं और साथ साथ सॉल्व भी कर लेते हैं। यहाँ लिखा है सिंस द यूनाइटेड स्टेट्स इज अ डैश टाइप ऑफ फेडरेशन। इसको यहीं रोकते हैं और सबसे पहले इसको कंप्लीट कर लेते हैं। यहाँ लिखा है कि जो यूनाइटेड स्टेट्स है वो किसी एक प्रकार की टाइप की फेडरेशन है। अब याद करिए हमने क्या पढ़ा था, यूनाइटेड स्टेट्स कौन से टाइप की फेडरेशन है? यूनाइटेड स्टेट्स एक कमिंग टुगेदर टाइप की फेडरेशन है। अब आगे पढ़ते हैं। All the constituent states have equal powers and state are dash vis-a-vis the federal government। मतलब यूएस एक कमिंग टुगेदर फेडरेशन है जहां पर सभी स्टेट्स के पास इक्वल पावर्स हैं और जो स्टेट्स हैं वो इन कंपैरिजन टू फेडरल गवर्नमेंट क्या है? स्ट्रॉन्ग है। मतलब कि यहाँ पर जो भी स्टेट्स हैं वो उतनी ही स्ट्रॉन्ग है जितनी यहाँ की फेडरल गवर्नमेंट है। अब आगे पढ़ते हैं।
बट इंडिया इज अ डैश टाइप ऑफ फेडरेशन, लेकिन इंडिया कोई दूसरी फेडरेशन है। कौन सी फेडरेशन है? होल्डिंग टुगेदर टाइप ऑफ फेडरेशन। एंड सम स्टेट्स हैव मोर पावर देन अदर्स। इंडिया क्या है? एक होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन है जहां पे कुछ स्टेट्स के पास ज्यादा पावर्स है। इन इंडिया द डैश गवर्नमेंट हैज मोर पावर्स। इंडिया में कौन सी सरकार के पास, कौन सी गवर्नमेंट के पास ज्यादा पावर्स है? याद करिए, इंडिया में केंद्रीय सरकार के पास मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ज्यादा पावर्स है। तो इसी के साथ बड़ी आसानी से हमने इन सभी ब्लैंक्स को भर लिया है और इस पैराग्राफ को हमने कंप्लीट कर लिया है। यहीं पर हमारा 6th क्वेश्चन भी खत्म होता है। अब आगे बढ़ते हैं इस लेक्चर के, इस पार्ट के आखिरी क्वेश्चन की तरफ, मतलब क्वेश्चन नंबर 7। यहाँ पे लिखा है, Here are 3 reactions to the language policy followed in India. यहाँ पर 3 रिएक्शंस दिए गए हैं लैंग्वेज पॉलिसी से रिलेटेड जो इंडिया में फॉलो की जाती है। Give an argument and an example to support any of these positions. अब आपसे बोला गया है कि आप इन तीनों रिएक्शंस को पढ़िए और किसी एक को आप सपोर्ट करिए और ये बताइए कि आपको वो आर्ग्यूमेंट, आपको वो रिएक्शन क्यों सही लगता है। मतलब यहाँ पर आपको इन तीनों में से किसी एक को चूज करना है, किसी एक को सपोर्ट करना है और आपको एक कारण बताना है कि क्यों आप उस रिएक्शन को सपोर्ट करते हैं और उसके लिए एक एग्जाम्पल भी साथ में आपको देना है। तो सबसे पहले इन तीनों ही रिएक्शंस को पढ़कर समझ लेते हैं। सबसे पहले रिएक्शन यहाँ पे दिया गया है संगीता का। संगीता का कहना है, The policy of accommodation has strengthened national unity. इनका कहना है कि जो हमारी पॉलिसी है अकोमोडेशन की, मतलब जो हमारी लैंग्वेज पॉलिसी है जिसने सबको अकोमोडेट करा है, साथ में मिलकर रहने के लिए प्रमोट करा है, इस पॉलिसी के वजह से हमारे देश में जो यूनिटी है, जो एकता है, वो काफी ज्यादा स्ट्रेंथेंड हुई है, मतलब काफी ज्यादा मजबूत हुई है। मतलब लैंग्वेज पॉलिसी के वजह से इंडिया में नेशनल यूनिटी जो है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो गई है। इसके बाद दूसरा रिएक्शन है अरमान का। अरमान का कहना है, लैंग्वेज बेस्ड स्टेट्स हैव डिवाइडेड अस बाय मेकिंग एवरीवन कॉन्शियस ऑफ देयर लैंग्वेज। इनका कहना है कि जब हमने लैंग्वेज के बेसिस पे, आधार पे स्टेट्स को बनाया तो उससे हमने क्या किया, हमने हमारे देश को बांट दिया, हमने हमारे देश को डिवाइड कर दिया। क्यों डिवाइड कर दिया? क्योंकि अब सभी लोग कॉन्शियस हो गए हैं अपनी भाषा को लेकर, मतलब सभी लोग अब जागरूक हो गए हैं अपनी भाषा को लेकर, जिसके वजह से देश जो है वो बट रहा है, डिवाइड हो रहा है। इसके बाद तीसरा रिएक्शन है हरीश का। इनका कहना है, दिस पॉलिसी हैज ओनली हेल्प्ड टू कंसोलिडेट द डोमिनेंस ऑफ इंग्लिश ओवर ऑल अदर लैंग्वेजेस। तो ये कह रहे हैं कि ये जो लैंग्वेज पॉलिसी है इंडिया की, इसके वजह से क्या हुआ है, जो डोमिनेंस है, दबदबा है इंग्लिश भाषा का, अंग्रेजी भाषा का, वो और ज्यादा कंसोलिडेट हो गया है, वो और ज्यादा स्ट्रांग हो चुका है, एकदम क्या हो चुका है, मजबूत हो चुका है। ठीक है, और अब वो क्या कर रहा है, वो बाकी की लैंग्वेजेस को डोमिनेट कर रहा है। तो इनका कहना है कि लैंग्वेज पॉलिसी के वजह से इंग्लिश भाषा जो है वो डोमिनेंट बन चुकी है और वो बाकी लैंग्वेजेस के ऊपर अपना दबदबा जमा कर बैठी है। अब इन तीनों ही रिएक्शंस में हमें क्लियरली समझ में आ रहा है कि अरमान का जो रिएक्शन है और हरीश का जो रिएक्शन है वो ये बोल रहा है कि लैंग्वेज पॉलिसी की वजह से इंडिया डिवाइड हो गया है, इंग्लिश भाषा को एक ऊपर का दर्जा मिल गया है, बाकी भाषाओं को नहीं। लेकिन हमने ये पढ़ा है, हमने ये समझा भी था कि इंडिया में ऐसा नहीं हुआ। इंडिया में लैंग्वेज पॉलिसी के वजह से हमारे देश में काफी ज्यादा यूनिटी बढ़ गई थी, हमारी यूनिटी एक्चुअली में स्ट्रेंथन हो गई थी, मजबूत हो गई थी। हमारे देश का कोई भी बंटवारा नहीं हुआ, लेकिन बंटवारा होने से हमारा देश बच गया क्योंकि हमने सभी को उनकी मर्जी के हिसाब से स्टेट्स बना कर दी थी। इसीलिए ये दोनों ही रिएक्शंस यहाँ पर सही नहीं है। तो हम किसको सपोर्ट करेंगे? हम संगीता के रिएक्शन को सपोर्ट करेंगे। तो हमारा आंसर क्या होगा? आई सपोर्ट संगीता's reaction because India's language policy has respected the linguistic diversity of the country. हम संगीता के रिएक्शन को सपोर्ट करते हैं क्योंकि लैंग्वेज पॉलिसी के वजह से हमारे देश की जो लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी है, जो अलग अलग भाषा बोलने वाले लोग रहते हैं, उनको एक सम्मान मिला है, इज्जत मिली है।
by not imposing any one language as the national language and allowing states to have their own official languages, it has prevented conflicts and promoted unity in diversity. हमने किसी भी एक भाषा को इम्पोज नहीं किया, किसी पे भी दबाव नहीं डाला किसी एक भाषा को लेकर, और हमने कोई भी एक नेशनल लैंग्वेज को चूज नहीं किया, बल्कि हमने क्या किया, हमने दो भाषाओं को ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया। ठीक है, साथ ही साथ हमने स्टेट गवर्नमेंट्स को भी अलाउ किया कि आप अपने रीजन के हिसाब से कोई भी अपनी मर्जी की लैंग्वेज को चूज कर सकते हैं, उस लैंग्वेज को आप ऑफिशियल लैंग्वेज बना सकते हैं अपने स्टेट के कामों के लिए। तो इसके साथ हमने क्या किया, इसके वजह से क्या हुआ, हमारे देश में जो लड़ाई झगड़े थे, कॉन्फ्लिक्ट्स थे, वो क्या हुए, प्रिवेंट हो गए, उनको हमने रोका, और साथ ही साथ यूनिटी इन डाइवर्सिटी को हमने प्रमोट किया। हमारे देश में यूनिटी को हमने प्रमोट किया, डाइवर्सिटी में यूनिटी को हमने प्रमोट किया। इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। When non-Hindi speaking states opposed the imposition of Hindi as the only official language, our leaders allowed the continued use of English alongside Hindi, preventing division and keeping the country united. जब हमारे देश में नॉन हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स के लोगों ने अपोज किया, उन्होंने प्रोटेस्ट किया कि आप हिंदी को इम्पोज नहीं कर सकते हो, सिर्फ हिंदी को ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं बना सकते हो, तो उस समय हमारे लीडर्स ने क्या किया, उन्होंने इंग्लिश भाषा को भी ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया, कंटिन्यू किया। साथ ही साथ उन्होंने बाकी की स्टेट्स को भी अलाउ किया कि आप भी अपनी खुद की ऑफिशियल लैंग्वेज को चूज कर सकते हो। तो इस वजह से क्या हुआ, हमने प्रिवेंट किया डिवीजन को, हमने हमारे देश को बंटने से रोका, और साथ ही साथ हमारे देश को और भी ज्यादा यूनाइटेड बना दिया। तो ये था एग्जाम्पल संगीता के रिएक्शन के सपोर्ट में। इसी के साथ हमारा ये लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 भी यहीं पर खत्म होता है। इसी के साथ हमारा ये टॉपिक जिसका नाम था फेडरलिज्म एक्सरसाइजेस यहीं पे खत्म होता है। तो इस पार्ट में हमने फर्स्ट 7 क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया है, बाकी के रिमेनिंग क्वेश्चंस को हम आने वाले पार्ट में, अगले पार्ट में मिलकर सॉल्व करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा और आपने बड़ी आसानी से सभी सवालों का जवाब भी दिया होगा। थैंक यू।